देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में बात करेंगे पेरिस शांति सम्मेलन। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार आता है कि पेरिस सम्मेलन या वार्सा संधि की व्याख्या करें या टिप्पणी करें। ठीक है, ऑप्शन में क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छे से इसको लिख पाएँ। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस नीति का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसी घटनाएं दोबारा ना घटे, उसमें शांति व्यवस्था बनी रहे। उसके लिए ये सम्मेलन यानी पेरिस सम्मेलन नीति बनाई गई थी, जो कि पेरिस में हुई थी 18 जनवरी 1919 में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के पश्चात आयोजित एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। ठीक है, इसका आयोजन 18 जनवरी 1919 फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, ऐसी फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। 21 जनवरी तक ये सम्मेलन चला था। ठीक है, यानी कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि विश्व शांति की स्थापना, युद्ध की समाप्ति के बाद नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को तय करना तथा पराजित देशों के साथ शर्तें तय करना। यानी कि जो देश हार गए थे लड़ाई में, उनके साथ हम किस तरीके से आगे की नई आर्थिक नीति बनाएंगे, किस तरह से हम व्यापार अपना वार्तालाप आगे बढ़ाएंगे, उससे संबंधित ये पेरिस शांति सम्मेलन था। ठीक है, अब आता सम्मेलन की ज़रूरत क्यों पड़ी। प्रथम विश्व युद्ध के कारण यूरोप के कई देशों में भारी जनहानि हुई। आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता, भू राजनीतिक बदलाव हुए थे, काफ़ी नुकसान हुआ था। उस सबको ठीक करने के लिए एक ना एक तो पॉलिसी तो चाहिए। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों घायल हुए और बड़े साम्राज्य जर्मन, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रूस, ये सब तो टूट ही गए, इनका नाम ही खत्म हो गया था। इन परिस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय शांति सीमाओं का पुनः निर्धारण और स्थायित्व यानी संतुलन के लिए एक नए समझौते की आवश्यकता थी। यही आवश्यकता पेरिस शांति सम्मेलन का आधार बनी। ठीक है, अब आता है इसके उद्देश्य क्या थे। पहला स्थायी विश्व शांति की स्थापना करना, कि परमानेंट शांति स्थापित हो सके, इसलिए ये सम्मेलन किया गया था। ठीक है, आगे चल के भविष्य में कोई जनहानि ऐसा देखने को ना मिले। दूसरा, पराजित देशों के साथ संधि करना, क्योंकि देखो जो देश हार गए हैं, जिनका भले नाम खत्म हो गया लेकिन लोग तो हैं ना, लोग तो जिंदा हैं, नए राष्ट्र भी बन रहे हैं, तो उनके साथ हम किस तरीके से भविष्य की नीति निर्माण कर सकते हैं, उस पर तो ध्यान देना ज़रूरी है। तो उसी हिसाब से जो पराजित देश हो गए, उनके साथ हम क्या नीतियाँ बनाएंगे, किस तरीके से हम काम करेंगे, क्या जिम्मेदारियाँ होंगी, वो सारी चीज़ें इसके अंदर तय की गई। सीमाओं का पुनः निर्धारण किया गया, यानी कि जिस कौन सा राष्ट्र कहाँ तक था उसकी सीमा दोबारा निर्धारण की गई। किसी को कम किया गया, किसी को बढ़ाया गया, कुछ नए राष्ट्रों का निर्माण किया गया। ठीक है, ताकि उनकी सीमाओं को न्याय संगत रूप से तय किया जाए। ठीक है, कोई ये ना कह सके कि पहले लड़ाई के टाइम पे की सीमा बढ़ गई थी, है ना। जैसे हम चाइना का टाइम कहते हैं कि भाई जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उन्होंने अपनी सीमा नहीं बढ़ाई थी, क्या हुआ, सब सही है। लेकिन 1962 जब तिब्बत के साथ हमारा थोड़ा बहुत मनमुटाव हुआ, तो चाइना ने जो आज़ादी के बाद सीमा रेखा चलती आ रही थी उसका उल्लंघन कर दिया कि हम नहीं मानते इस रेखा को। उसने कहा कि हमारा देश, हमारा चाइना यहाँ तक है, हम तो इसको भी अपना कब्जा मानेंगे। ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो ये सब चीज़ें तय करती हैं। अब बता, राष्ट्र संघ की स्थापना करी तो 10 जनवरी 1920 में। आप सबको पता ये क्यों बनाया गया था कि भविष्य में कोई भी वैसी घटना ना हो सके, संवाद, सहयोग और विवाद समाधान के माध्यम से युद्ध को रोका जा सके। ठीक है, तो ये इसका काम था, लेकिन ये भी ठीक से काम नहीं करा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई थी शुरू। अब आता क्षतिपूर्ति और पुनर्निर्माण। विजयी देशों खासकर फ्रांस और ब्रिटेन ने ये मांग की कि पराजित देश, विशेषकर जर्मनी, युद्ध से हुई आर्थिक क्षति की भरपाई करे। इस उद्देश्य से जनवरी पर भारी क्षतिपूर्ति थोपने की योजना बनाई गई। बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ था। इसके प्रमुख भागीदार जो सम्मेलन में शामिल हुए वो 132 देश थे। बिग फोर यानी कि 4 प्रमुख नेता, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली, जिसके ऊपर बहुत ये सब इसमें शामिल हुए थे। लेकिन ये क्षतिपूर्ति वाला ना बहुत गलत कंसेप्ट रहा कि भाई सारे पैसे भरो, और बहुत ज़्यादा पैसे भरने पड़ गए थे, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी बहुत ख़राब हो गई थी, देश का विकास रुक गया था। तो जिसकी वजह से राज्य के अंदर तनाव उत्पन्न हो गया था कि भैया जल्दी ठीक करके हमें बदला लेना है। तो आगे चल के वार्सा संधि का रूप ले लेती है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें इसके लिए निर्माण करा गया था पेरिस सम्मेलन के अंदर। लेकिन मेन क्या निकला इसके अंदर, डिफ़ॉल्ट निकल गया था
कि हाँ क्षतिपूर्ति हुई है, आप उसका हर्जाना भर सकते हो, लेकिन इस तरीके से नहीं कि किसी को वो ऐसा लगे कि दबाव में ही काम कराया जा रहा है, ये गुलामी ऐसा महसूस ना हो। एक तरफ आप कह रहे हो उपनिवेशवाद ख़त्म हो रहा है, लेकिन आप बर्ताव वैसे ही कर रहे हो, तो ये तो गलत है ना। देश का विकास का नाम ले रहे हो, लेकिन एक्टिविटीज़ ऐसी हो रही है, तो लोग तो हैं नहीं पागल, वो तो भड़केंगे वही। ठीक है, तो अब ये वारसा संधि में पढ़ सकते हो आराम से। अब अगली वीडियो में आएगी वारसा संधि क्या है, तो आपको समझ आएगा कि हाँ कुछ तो कारण ऐसे रहे युद्ध समाप्त होने के बाद जिसने दूसरे विश्व युद्ध को शुरू करवाया।